क्लास 8। आज मैं आपको आपके हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 6 अंतिम दौर 1 समझाने जा रही हूँ। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। भारत जो है बेटा, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार किसी दूसरे देश का पुछल्ला बनता है। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। बेटा, भारत में अंग्रेजी राज्य की जो स्थापना थी, जो अंग्रेजी राज्य आया, प्रभुत्व उसने अपना किया और स्थापना की, तो ये भारत के लिए क्या थी? एकदम नई घटना थी। और इसकी तुलना बेटा राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती है। भारत को लोगों ने पहले भी जीता था, अंग्रेजों से पहले भी भारत को लोगों ने जीता था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारी द्वारा जीता गया था जो हमारी भारत की सीमा में आए और आकर वो यहीं पर बस गए। यहीं के जीवन को उन्होंने अपना लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई और कभी गुलाम भी नहीं बना। भारत को बेटा दूसरों ने जीता, लेकिन ऐसे लोगों ने जीता जो भारत में आकर बस गए और हमारे भारत में ही शामिल हो गए। लेकिन भारत ने बेटा जीता लोगों ने, लेकिन भारत ने कभी भी अपनी स्वाधीनता नहीं खोई थी, कभी वह किसी का गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। भारत बेटा पहले भी जीता था लोगों ने भारत को, लेकिन भारत जो है कभी भी ऐसी राजनीतिक और व्यवस्था में नहीं बना था कि जिसका संचालन कहाँ होता हो, हमारे देश से बाहर होता है, हाँ होता हो हमारे जिसका संचालन करने के लिए संचालन केंद्र कहाँ बना हो, हमारी भारत से बाहर हो। कभी कोई ऐसा शासक वर्ग के अधीन भी हमारा भारत नहीं रहा हो जिसका चरित्र, जिसका मूल कहाँ का हो, विदेशी हो। मतलब हम पहली बार जो है बेटा हमारा भारत जो है उसे दूसरों ने, मतलब अंग्रेजों ने जो बाहर के थे, विदेशी थे, उन्होंने जीता था। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और रचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। बेटा जो नया पूंजीवाद तैयार हो रहा था, बाजार जो तैयार हो रहा था, हर स्थिति में वो हमारे आर्थिक ढांचे पर प्रभाव डाल रहा था। जो नया पूंजीवाद तैयार हो रहा था, जो नया पूंजीवाद बाजार तैयार कर रहा था, उस स्थिति में बेटा हमारे भारत के आर्थिक पक्ष पर, आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था। ये पूंजीवाद का संचालन, जो भी संचालन बेटा हमारे भारत के लिए होते थे, वो सारे हमारे भारत से बाहर ही होते थे, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खितिहर पुछल्ला बनकर रह गया। इस तरह से भारत बेटा हमारा जो है आर्थिक दृष्टि से जो है ब्रिटिश ढांचे का ही एक पुछल्ला बनकर रह गया। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान के शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। अंग्रेजों ने बेटा अंग्रेजी नमूने का ही अनुसरण किया और करते हुए उन्होंने जमींदार पैदा किए, और उन जमींदारों का एकमात्र लक्ष्य था कि लगान के रूप में
लगान के रूप में अधिक से अधिक पैसा लिया जाए, इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जो क्या हो, जिसका स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अलग हो। अब आइए बेटा पेज नंबर 93 पर। ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। ब्रिटिश शासन ने इस तरह से अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बेटा उसने क्या किया, मजबूत किया अपनी स्थिति को, स्थिति को मजबूत किया। और इसके लिए बेटा उसने जमींदार, राजा और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, पहला था बेटा मालगुजारी और दूसरा था पुलिस। ये सरकार के दो महकमे थे। इन दोनों के ऊपर हर जिले का में कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी रहता था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही, इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण खर्च उठाना पड़ता था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता है। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। भारत को बेटा उन्होंने एक साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए बिना कुछ भुगतान किए ही एक अड्डे की तरह से वह प्रयोग कर रहा था। इसके साथ ही साथ बेटा इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक बड़े हिस्से के प्रशिक्षण खर्च के लिए, ये बेटा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका ये एक उत्तर है, कैपिटेशन चार्ज। जब बेटा प्रशिक्षित किया जाता था, सेना को प्रशिक्षण के लिए एक खर्च उठाना पड़ता था। ब्रिटिश सेना के एक हिस्से को प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए खर्च उठाना पड़ता था और इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध भी आएगा। बेटा 19वीं शताब्दी थी, भारत में ब्रिटिश राज्य था और उसके राज से हमारे इतिहास में किसी भी भारतीय को बेटा बहुत क्रोध भी आएगा और बहुत ही ज़्यादा उदासी भी होगी। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। इस तरह से बेटा कई क्षेत्रों में अंग्रेज श्रेष्ठ हैं, उनकी श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारे जो फूट और हमारी कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता भी चलता है कि उन्होंने हमसे लाभ, हमारी कमजोरियों का, हमारी फूट का लाभ उठाया। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत विरोध, मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। अब बेटा आ गया राम मोहन राय ने क्या किया हमारे भारत के लिए और बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र के बारे में। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिसमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। व्यक्तिगत रूप से बेटा अंग्रेजों ने, जिसमें क्या थे, जिनमें शिक्षाविद थे, प्राच्य थे, विद्या विशारद थे, उन्होंने और कुछ और लोग भी थे जिन्होंने हमारे भारत में पाश्चात्य संस्कृति को हमारे भारत में लाने का बहुत बड़ा काम किया था। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। अंग्रेजी सरकार बेटा हमारे भारत में शिक्षा के प्रसार को पसंद नहीं करती थी।
वो नहीं चाहती थी कि भारतीय पढ़ें। क्यों? इसलिए लेकिन उसने ये प्रसार किया, क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों की आवश्यकता थी। उसे अपने ही कार्यालयों में काम करने वालों की आवश्यकता थी, क्लर्कों को। इसलिए उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा समिति भी थी और गलत ढंग की भी थी। ये सीमित, लेकिन जो बेटा अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रसार किया हमारे भारतीयों के लिए, वो शिक्षा सीमित भी थी और साथ ही गलत ढंग की भी थी। फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए और धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार भी हुआ। जो शिक्षा अंग्रेजों द्वारा मिली, वो बेटा नहीं चाहते थे कि शिक्षा का प्रसार हो, लेकिन उसको नापसंद करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? परिस्थितियों से मजबूर होकर बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा, क्योंकि उसको बेटा अपने विभागों में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता थी। हालांकि वो जो शिक्षा थी वो तो सीमित भी थी और गलत ढंग की थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियों के दरवाजे खोल दिए। फिर धीरे धीरे जब शिक्षा पाने लगे लोग, तो धीरे धीरे परिवर्तन भी होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार भी हुआ। अब आइए बेटा पेज नंबर 94 पर। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। भारत का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था जो थी टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। यूरोप के विचारों से बेटा बहुत सीमित वर्ग ही प्रभावित हुए। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग जो थे वो ही प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में कहीं अधिक अच्छा समझते थे, लेकिन वह जीवन के पश्चिम का वास्तविक जो आघात था और प्रभाव, वो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर पड़ा। जो बेटा पश्चिम का जो आघात था और प्रभाव, वो कहाँ पड़ा? वह जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर पड़ा। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, ये सभी बातें थीं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन सबसे जो बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि जो खेतीहर व्यवस्था थी, मतलब लगान के रूप में अधिक से अधिक पैसा लेना, जो खेतीहर व्यवस्था थी वो टूट गई। उसकी जगह क्या आ गई? उसकी जगह हर व्यक्ति की अपनी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, खुद अपनी संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जो जमीन थी बेटा, पहले क्या था? जमीन लोग नहीं बेच सकते थे, फिर जमीन भी बिकाऊ वस्तु हो गई। ये परिवर्तन हुआ। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। बंगाल में बेटा ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले ही स्थापित हो चुका था, इसलिए बंगाल ने सबसे पहले इस परिवर्तन को देखा। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और हिंदू मुस्लिम संस्कृति के उपज थे। उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और सांस्कृतिक के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी, इब्रानी भाषाएं भी सीखी। पश्चिमी
सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वता झुकाव के कारण राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे। शिक्षा को आधुनिक ढांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति से चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। 18वीं शताब्दी में बेटा बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ और ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को बेटा भारतीय विचारधारा और दर्शन की गहरी जानकारी थी और राजा राम मोहन राय बेटा अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान भी थे। उन्होंने अंग्रेजी, पश्चिमी धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज भी की थी। वह दुनिया के सबसे पहले उत्साही व्यक्ति थे। शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उन्होंने उसे पंडिताओं पद्धति के चंगुल से निकाला था। मतलब कि शिक्षा में उन्होंने बहुत अधिक विकास किया था। राजा राम मोहन राय ने बेटा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास किया था। शिक्षा को आधुनिक ढांचे में ढाला था। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए लिखा था। उन्होंने अंग्रेजों से ये इस चीज़ के लिए लिखा कि गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता है, इसके लिए उन्होंने लिखा था। इन सब से अधिक वे क्या थे? समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। शुरुआत में तो बेटा राजा राम मोहन राय पर भी इस्लाम का प्रभाव पड़ा था और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का और बाद में ईसाई का पड़ गया, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। लेकिन जो उनका धार्मिक आधार था राजा राम मोहन राय का, वो उसी पर मजबूती से रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने क्या किया बेटा? पहले तो समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज में बहुत बहुत सुधार किए, लेकिन पहले तो उन पर इस्लाम धर्म का फिर ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ा। लेकिन बेटा वो अपने ही धार्मिक आधार पर दृढ़ता से ही जमे रहे। उन बुराइयों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास भी उन्होंने किया जो उसके साथ संबद्ध हो। आइए बेटा पेज नंबर 95 पर। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलनों के कारण लगाई थी। पहले बेटा हमारे भारत में सती प्रथा होती थी कि जो विधवा स्त्रियां होती थी उन्हें भी सती होना पड़ता था। तो राजा राम मोहन राय ने बेटा, चूंकि वो एक समाज सुधारक थे, समाज का उन्होंने सुधार किया, तो जो सती प्रथा थी राजा राम मोहन राय के आंदोलन के कारण ही उस पर रोक लगी थी। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर में बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। राजा राम मोहन राय बेटा भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में एक थे। तो सन 1780 के बाद बेटा भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। हालांकि उन अखबारों में कड़ी आलोचना भी रहती थी। धीरे धीरे बेटा एक एक करके जो है मासिक पत्र और अखबार निकलने लगे। एक के बाद एक अंग्रेजी
और भारतीय अखबारों में भारतीय भाषा में, मतलब इसके बाद एक के बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। 1818 में श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बेटा बंगाली में भी एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका समन्वयवादी और विश्व जनीन दृष्टिकोण से कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था और वे उनके बहुत से सुधारों का विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। राम मोहन राय की बेटा पत्रकारिता से गहरा संबंध और उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन जो दृष्टिकोण था वो कट्टर वर्गों के लोगों को पसंद नहीं था। जो बेटा उनका जो भी आंदोलन था, सुधारवादी आंदोलन था, उनका जो समन्वयवादी जो दृष्टिकोण था वो कट्टर लोगों को पसंद नहीं था। वो क्या करते थे, वो लोग उनके सुधारों का विरोध करते थे, लेकिन जो उनके समर्थक थे, जो उनका विरोध नहीं करते थे, उसमें था टैगोर परिवार, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। राम मोहन राय बेटा दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड भी गए थे। सम्राट की ओर से इंग्लैंड भी गए थे और 19वीं शताब्दी के बेटा शुरुआती ही वर्षों में ब्रिस्टल में राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। क्लास 8 आज आप यहाँ तक पढ़ेंगे। आज बेटा आप क्या पढ़ेंगे? आज आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में और साथ ही समाचार पत्रों के बारे में कि बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही बेटा इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं आज। पहला तो कैपिटेशन चार्ज किसे कहा जाता है ये। दूसरा, अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी, फिर भी उसे शिक्षा का प्रसार क्यों करना पड़ा। तो क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे।